शादी की रात तो नीरस रही पर एक बहुत अच्छा दोस्त उस दिन मुझे मिला जिससे मैं हर बात कह सकता था। शादी की रात नीरस मतलब बस उस प्रेम का प्रदर्शन नहीं हुआ जिसका शरीर द्वारा एक दूसरे से संपर्क होता है, बल्कि सही में दो दिलों का मिलन हुआ। खूब बातें जो कि हमने साथ में, उसे धीरे धीरे खूब छेड़ा भी, हंसते रहे, मुस्कराते रहे और फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए नींद आ गई। शादी की रात जागे हुए काटने के बाद शादी की पूरी रात तो पार्टी और हवन अग्नि फेरे ही होते रहे। हम अपनी पत्नी को लेकर घर आए परंतु आराम पूरे दिन मिला नहीं। घर में आए हुए मेहमानों की आवभगत और कई रस्में निभाते गए। शादी के बाद की पहली रात के लिए घर वालों ने एक अच्छा होटल बुक कर दिया था। थकावट तो खैर थी ही। रात में 8 बजे ही खाना खाकर भाभीियों और बहनों की छेड़खानी के साथ हम होटल के कमरे में पहुंच गए। हम दोनों कमरे में अकेले पहुंचे। वैसे बता दे कि शादी से पूर्व हमारी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। शादी से पूर्व जिस दिन लड़की से मिला और बस थोड़ा बहुत बात कर जानकर शादी के लिए हाँ कहा था, और पहला अवसर भी था कि हम दोनों अकेले रहने वाले थे और साथ में वो हमारा एक दूसरे को जानने का भी पहला अवसर था। मेरी पत्नी उस दिन बहुत शर्मीली लग रही थी। कुछ रस्में कुछ खेल हुए थे परिवार के मध्य हम दोनों के बीच, उनमें हर बार मेरी ही जीत हुई थी। रस्मों के दौरान जितना मैंने जाना, कमरे में पहुंचते ही मैडम से कहा कि आप आराम करो और उसे बैठाकर भैया भाभी को छोड़ने होटल से बाहर आ गया। करीब 5-10 मिनट बाद कमरे पर आया तो देखा कि मैडम बिस्तर पर बैठे हुए फोन पर बात कर रही थी। मेरे आते ही आवाज मेरी पत्नी की बहुत हल्की हो गई। मैं थोड़ा महसूस कर रहा था कि पत्नी थोड़ी सहमी हुई है। मैं बिस्तर पर दूसरी तरफ बैठ गया और घर से लाए एक बैग को टटोलने लगा। तभी अचानक से देखा कि पत्नी जी बिस्तर से उठकर मेरे सामने आई। मैंने खड़े होकर पूछा क्या हुआ, तब देवी जी ने झुककर मेरे पैरों को छू लिया और खड़ी हो गई। मैं कुछ कहता कि उसने नीचे पड़ा बैग जल्दी से उठाकर साइड में रखकर उसमें घर से दिए सामान को निकालने लगी। पानी की बोतल, थर्मस, ग्लास निकाला और पूछा कि आप पानी पिएंगे। मैंने भी थोड़ा रोमांटिक होकर कहा कि पानी नहीं, अभी तो कुछ और ही पीना है। उसके हाथ और उसकी आंखों की हरकत बता रही थी कि वो थोड़ी और शर्मा गई। मेरी तरफ बिना देखे मैडम ने थर्मस से दूध ग्लास में भरा और उसे उठाया और बिना मेरी तरफ देखे हाथों से मेरी ओर कर दिया और कहा लीजिए। मैं ग्लास पकड़ पाता कि उससे पहले ही ग्लास फर्श पर गिर गया। अब वो और घबरा गई। मेरी तरफ देखकर सॉरी सॉरी करने लगी। उसको घबराता देख मैं अधिकार के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कोई बात नहीं। मैडम चुपचाप बाहों में कैद हो गई और धीरे से उसकी तरफ देखा तो आंसू की लाइन लग गई थी। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उठकर बैग के पास जाकर देखा कि कहीं कोई फूल मिल जाए। तो बैग में एक टूटा सा फूल था जिसे लेकर उसके सामने शाहरुख खान टाइप नीचे घुटने के बल बैठकर फूल उसकी तरफ किया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने आंसुओं से भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसे हंसाने के लिए मैंने एक और डायलॉग मारा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है सेनेरिटा, थोड़े शाहरुख स्टाइल से। तब कुछ मुस्कुराहट आई मैडम के चेहरे पर और वहीं जमीन पर बैठे बैठे पूछा कि पैर जल तो नहीं गया आपका। और मैं उसके पैरों को पकड़कर देखने लगा कि कहीं गर्म दूध गिरने से जला तो नहीं। वो नहीं नहीं करने लगी और खुद मेरे हाथों को पैरों से हटाने लगी। मैंने भी थोड़ा अधिकार से और थोड़ा हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अब आप नखरे तो मुझे दिखाओ मत। अब आप मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे आपका ध्यान रखना है तो मुझे अपना काम करने दो, देखूं कहीं पैर ना जल गया हो। ऐसा कहकर मैंने देखा कि पैरों पर दूध के कुछ छींटे आ गए थे। उसे हाथ से ही साफ किया और देखा कि साड़ी में भी बहुत सी छींटे थे। ये सब देखकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि मैडम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ चुपचाप निहार रही हैं। मैंने कहा कि साड़ी पूरी खराब हो गई है, इसे बदल लेना। उठकर मैंने जब बैग खोला और उसमें रखे कपड़े देखे तो साड़ी के साथ कुछ हॉट सी नाइटी भी थी। एक नाइटी उठाई और उसके बगल में बैठकर बोला कि उस ड्रेस को पहनने को कहा तो उसकी आंखें और झुक गई। जब वो बहुत देर तक नहीं उठी तो मैंने उससे अधिकार के साथ कहा कि चलो मैं ही आपको पहना देता हूँ और उसके एक कंधे पर पड़े पल्लू को उठाया तो वो हड़बड़ा के उठी और धीरे से मेरी लाई हुई ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई।
अब मैडम को काफी देर हो गई, लगभग आधा घंटा। मैं भी इस आधे घंटे में नाइट ड्रेस पहनकर बैठ गया और उसके आने का इंतजार किया। फिर उठ के बाथरूम का दरवाजा 3-4 बार खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई तो मैं थोड़ी देर में डर सा गया। उसको प्यार से जानू सोना बेबी कहकर प्यार का इजहार कर बोलने लगा कि क्या हुआ। तभी मैडम ने करीब 10 मिनट में दरवाज़ा धीरे से खोला। मेरी जान में जान आई और मैं सीधे उसके सामने गया और पूछा कि क्या हुआ। उसके कांपते हाथों को देखा तो सीधे उसे कमरे में ले आया और फिर दोबारा घुटनों पर बैठकर उसके कांपते हाथों को अपने होठों से छुआ, प्यार का इजहार किया और उससे अपने सख्त व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उसकी आंखों में देखता रहा और देखता रहा। मैडम पहले नजरें नीचे करके कहीं और देखती रही, फिर जब मुझे लगातार ऐसे ही बैठे देखने पर मेरी आंखों में देखकर अपने आंसू फिर गिरा दिए। मैं तुरंत उठा और उसे सीने से लगा लिया और उसे चुपचाप बिस्तर पर ले जाकर बैठा दिया और पैरों को हाथों से बिस्तर की तरफ कर लिटा दिया। कंबल उन्हें उड़ाया, तकिया लगाया, फिर उठ के पानी पिया और बगल में लेट गया। उसके हाथों में हाथ रखकर बहुत बातचीत की, जोक्स सुनाए। फिर कहीं जाकर मैडम हंसी। बस 1-2 घंटों बाद जाकर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। तो जाना, मैडम तो बहुत बोलती है। शुरू में तो मैंने बहुत उत्साह के साथ उसकी बातें सुनी, पर जब बहुत देर उसकी बच्चों जैसी बातें सुन के बोर हो गया तो मैडम बोली कि आपको मैंने बोर कर दिया है ना। सॉरी। मैंने कहा कि आज सुहागरात है हमारी और मेरे जैसे प्यारे से लड़के के सारे सपने आपने तोड़ दिए, इसलिए थोड़ा नाराज हूँ आपसे। वो तुरंत शर्मा गई और बोली कि वो तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। रात के 3 बजे मुझे ये शब्द सुनने को मिले। मैं तुरंत उठ के बैठ गया और बोला अच्छा मेरी गलती है तो अभी गलती सुधार लेता हूँ कहकर उसके चेहरे के पास आकर उसके माथे पर किस किया। तब जाना कि मैडम तो सच में मात्र शर्मीली और सीधी सरल व अपरिपक्व स्त्री नहीं है, बल्कि परिपक्व और मजबूत हृदय वाली स्त्री है, जो समय आने पर अपने प्रिय लोगों के लिए माँ की तरह परवाह करने वाली भी हो जाती है। किस उसके माथे पर करने पर वो अपने हाथों से मेरे गालों का स्पर्श करके प्यार से वो कहती है कि मैं कौन सी भागी जा रही हूँ, आपकी ही हूँ सदैव। अभी आप सो जाओ, 3 बज रहे हैं। कल दिन में भी बहुत से काम आपको करने होंगे, बहुत से मेहमान हैं, कई लोगों को विदा करना होगा। वैसे भी कल रात भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और आज मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना। आप अभी सो जाओ। बस इस तरह कहानी का अंत हुआ और फिर उसकी आंखों को देखते हुए हाथों में हाथ लिए मैं सो गया। बस ये रात बहुत रोमांटिक ना होते हुए भी कम दिलचस्प नहीं थी, जिसमें दो लोग एक अच्छे दोस्त बन गए और जिंदगी में आई बहुत सी खूबसूरत रातों और दिनों का भी आधार बन गई। तो आप सबको कैसी लगी आज की ये रोमांटिक कहानी? अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी और खूबसूरत अद्भुत कहानियों के लिए। मेरा नाम आरव है। आज सुबह घर में कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी बोली, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा क्यों। मम्मी बोली, अच्छा अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत, जा जल्दी तैयार हो जा। आरव बोला, अरे माँ तुम कैसी बात कर रही हो, पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपनी भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा और कल से पीछे पड़ी हो जाना है। वहां जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो फिर। मम्मी बोली, अरे मैं तेरी माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद नहीं की, कहीं गया मिलने? नहीं ना, और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में। वहाँ वो भी आएंगे, मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं। बस देख लेंगे, पसंद आई तो सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा नया घर बनाया है, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी मेरी शादी की है।
इसलिए वो जहाँ भी जाती है उनकी नजरें ढूंढती है अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहां बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं यह वही तो नहीं, कहीं यह वाली तो नहीं। खैर पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया। वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी। सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, खाना खा ले फिर निकलते हैं। और सुन लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है। शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। उन लोगों की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई, तू एक बार बात कर ले। आरव बोला, माँ जब तुम्हें ही पसंद नहीं तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी बोली, मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है। ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा। माँ ने कहा कि तू यही बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, हेलो मेरा नाम रचना है। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी थोड़ी सावली सी लड़की थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, ना कोई खुशी या नर्वसनेस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है अब चलते हैं। लेकिन आप लोग अभी या फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। मैंने कहा, मतलब? रचना बोली, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है, वगैरह वगैरह। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूंगा? इतनी देर में पहली बार उसने देखा होगा मेरी तरफ। रचना बोली, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूंगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि ना कहने वालों के चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। आरव बोला, आपकी तरह। रचना इतना कहकर उठी। रचना बोली, चले। आरव बोला, रुकिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा। लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया। और उसी समय मैंने रचना को कहा। आरव बोला, जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना। रचना बोली, क्या मतलब? आरव बोला, मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना।
रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रचना बोली, इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घरवालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दे, फिर शादी के बाद बदल जाए। आरव बोला, नहीं बदला तो। रचना बोली, जाइए पहले घर पर बात करिए। आरव बोला, वो सब मैं देख लूंगा। आप अपना सोचे कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज आ गई कि मम्मी बुला रही है। मैंने जाने से पहले फिर कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहे तो। रचना ने कुछ नहीं कहा, शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज पर लिख कर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी बोली, क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तुझे कोई पसंद नहीं आई। ऐसा क्या कर दिया जादू रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव बोला, माँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रचना का फोन आया। रचना, हेलो। आरव ने कहा, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाए। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रोके बैठी थी। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और फिर हमारी शादी हो गई। और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही समीर है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं, भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा एक लौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है। और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहां जाकर छोटी से नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतनी आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, मोबाइल है ना और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी से प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे, अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था वही यहाँ उसे किसी और की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा।
करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का भी समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब कैसी है। पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क न होने के कारण वीडियो कभी रुकती है कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे, लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या, देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आ जाऊं। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था, किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदी उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बेटा बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई, वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले माँ बोली, अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोको, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब जी चाहे तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है। साथ ही कोई मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से और भी ज्यादा प्यार करने लगा। अपने माता पिता की हमेशा कदर करनी चाहिए और उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक बेहतरीन और नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।